देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। माताओं बहनों की जो इज्जत है वो खतरे में है कि अखिलेश यादव जी आप पिछड़े समाज को नुमाइंदगी करते हैं। आज पूरे बहुजन मूवमेंट खतरे में जा रहा है। अब आप बताइए आपको क्या कहना है। अगर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला जियो होता, लेकिन हमने अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी में आप लोग समाज की मांग रखते हुए 40 टिकट दिलवाई, 2 टिकट और भी दिलवाई, 42 हो गए। उसमें 10 विधायक हमारे समाज के तो उसमें विधानसभा में बैठे। साथियों, मैं भी उन्हीं की सानिध्य में बहुजन मूवमेंट को ज्वाइन किया था और तभी संकल्प लिया था कि मैं आजीवन मरते दम तक बहुजन समाज में रहूंगा, उनके समाज के लिए काम करूंगा और हमारे महापुरुषों की दिखाई हुई जो दिशा है, मार्ग है, उसी पर चलता रहूंगा। लाभ और हानि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमने पूरा जीवन लगाया बहन जी को बहुत जो एक साधारण इंसान से इसको कहते हैं आम से खास तक बनने में मेरा सहयोग भी होता रहा कि बहन जी से ज्यादा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद सवाल उठता है कि भाई आप फिर अलग क्यों। तो आज मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपके बीच में इस सदन को संबोधित कर रहा हूं। बहुजन मूवमेंट में काशीराम साहब का कैडर पढ़ा सुना तो ये महापुरुषों का मूवमेंट किसी जाति विशेष धर्म का नहीं रहा, बहुजनों का मूवमेंट रहा। इसमें पिछड़े समाज का सबसे बड़ा योगदान महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जैसे तमाम महापुरुषों का रहा। और उसके बाद में इस मूवमेंट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाया और मंजिल तक पहुंचाया। उस मूवमेंट को आगे फिर कमांडर काशीराम साहब के माध्यम से आगे बढ़ा। साथियों, ये मूवमेंट जब कमांडर काशीराम साहब के नेतृत्व में चल रहा था तो पूरे देश में उस समय जो पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टियां हुआ करती थी प्रदेशों में और देश में, वो लोग हम लोगों की बातों को नीला झंडा लेकर जाते थे घरों में और जब बाबा साहब की बात करते थे और बोलते थे कि बाबा साहब का झंडा उठा लो, बाबा साहब का साथ अपना लो, बाबा साहब का रास्ता अपना लो, तो एक दिन बाबा साहब का राज आएगा। ये अम्बेडकर बात का राज आएगा, राज राजा होगा। तो समय बोला करते थे, लोगों में जोश आता था। लेकिन विरोधी क्या बोलते थे, बड़ा शेख चिल्ली वाली बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये कैसे पूरे देश में राज काबिज कर लेंगे। लेकिन साथियों, बाबा साहब सच्चा था, बाबा साहब का मिशन सच्चा था, बाबा साहब के सिपाही पक्के थे और आपने देखा कि कम से कम वो मिशन सक्सेस हुआ और वो मिशन उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राज कायम हुआ। एक बार नहीं, 4 बार राज। लेकिन यदि वो दिशा सही चलते रहे होते, अगर उस दिशा में पूरा समाज सही चलता रहा होता, बाबा साहब का कोई डिसीजन, सारे डिसीजन सच्चे थे, कोई ना कोई उनसे भी भूल भई होगी, इसलिए शायद वो मिशन कॉलेज हुआ। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच को जरूर बता देना चाहता हूँ कि इस मिशन के खातिर न जाने कितनी जिंदगियां कुर्बान हुई, न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, भविष्य चौपट हुआ, लेकिन लोग कुछ नहीं देख पाए। लेकिन साथियों, आज मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद जो आरएसएस कमांडर काशीराम साहब के नाम से थर-थर कांपती थी, जो नागपुर का जो कहते हैं कि उन्होंने तिरंगा नहीं हिलाया और उन्होंने नागपुर के लोगों की चूड़ें हिल जाती थी जब कमांडर काशीराम साहब का नागपुर में यह दौरा लगता था साउथ में। क्या वजह थी? आज सारे के सारे नेता मौजूद हैं और उसके बाद आरएस का वर्चस्व कायम हो गया, उसके सामने सारे दल फेल, सारे नेता फेल, सारे नीतियां फेल। क्या हो गया साथियों? जहां कहीं ना कहीं मिशन कोलैप्स हुआ, आज समाज जहां था वहां पे खड़ा हो गया। बड़े बड़े तेज लीडरशिप, बहुत मारक क्षमता के हथियार
काशीराम जी ने पैदा किए थे। किसी क्षेत्र में वो फेल होने वाले नहीं थे। मैंने पश्चिम बंगाल में जब मैं गया, जहां पर सीपीआई का मजबूत कैडर हुआ करता था, वो कहते थे कि देश में सबसे बड़ा कैडर सीपीएम का होता है। लेकिन जब बसपा का कैडर काशीराम साहब का सिपाही बंगाल में गया तो मेरा उनसे चैलेंज था कि आपका कितने बड़ा कैडर क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़के कैडर कोई हो नहीं सकता। जो भी आपको बड़ा पदाधिकारी है, जो भी आपका बड़ा नेता है, महेश आर्य से डिबेट करे, अगर मुझे पराजित कर देगा, मैं आपका मिशन को ज्वाइन कर लूंगा, आपके कैडर को ज्वाइन करूंगा। 8 साल रहा, पार्टी खड़ी हुई और वहां चारों तरफ नीला नीला झंडा दिखाई देता। सुरेश चंद्र माने जी साउथ के स्टेट में हमारे सहयोगी साथी रहे, कोऑर्डिनेटर, मैं भी था, वो भी थे। मैंने उनको तोड़ा ना पाया। वो भी मिशन के सच्चे सिपाही हैं, काशीराम साहब की टीम के सच्चे योद्धा हैं, मानव क्षमता के लीडर है, सबको सुनने का कोई कमी नहीं है। साथियों, इस तरीके से हमारे तमाम लीडर काशीराम साहब ने पैदा किए। साहब बोलते थे, जिस समाज की लीडरशिप नहीं होती वो समाज आगे नहीं बढ़ता। हर समाज में उन्होंने लीडरशिप पैदा की, दलितों में की, पिछड़ों में की, आदिवासियों में की। और मैं देखता हूँ जब मंडल कमीशन का दौर था, तो उस समय जब मंडल कमीशन के लिए संघर्ष चल रहा था आरक्षण समर्थकों का और आरक्षण विरोधियों का, तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले पिछड़े समाज के लोग थे। वो लोग नहीं मालूम था ये क्या है, लेकिन मानवर काशीराम साहब ने आप जैसे हम सब लोगों को लेकर के मंडल कमीशन की लड़ाई को लड़ा और उनको मंडल कमीशन के अंदर उनको आरक्षण दिलवाया। आज वो पिछड़ा समाज भी जाग चुका है, जाग रहा, पूरा तो नहीं लेकिन जाग रहा। तो साथियों, ज्यादा न बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हालात बहुत देश के बिगड़े हुए हैं। आज देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। माताओं बहनों की जो इज्जत है वो खतरे में है, उनका जो हक है वो खतरे में है, और पूरा देश समाज का सामाजिक न्याय खतरे में है। इसलिए साथियों, जरूरत है समाज को संगठित होने की, इकट्ठा होने की। आज समय आ गया चुनाव का 2024 का। तमाम पार्टियां निकल रही, रोज मन का जो आपस में एक्सरसाइज चल रहा है। मेरे अम्बेडकर समाज के साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों ने ये दूसरी फूट नहीं करनी है। विरोधी चाहता है, जो मनुवादी ताकतें चाहती है कि बहुजन समाज में रोज नई पार्टियां बने, नया नेता एक के खिलाफ दूसरा नेतृत्व खड़ा हो जाए। किसी को मनुवादी खुद सपोर्ट कर देता है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है। जाओ तुम मायावती के खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम मुझसे बड़ा नेता बन जाओ, जाओ काशीराम के बराबर नेता बन जाओ। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी उनके षड्यंत्र है, उनके ये पूरे पहले से कारनामे हैं। तो साथियों, आज उस जमाने से आज हम आप बहुत आगे जा चुके हैं। हम लोग उनकी चाल को समझना चाहिए। आज 2024 में यदि बहुजन समाज का वोट का बिखरा हुआ तो निश्चित रूप से 2024 में फिर से वो आ जाएगा। और ये चुनाव मैं आपके धक्के की चोट से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव निश्चित रूप से, अगर चुनाव में जो वो आ जाती है बीजेपी, तो अगला चुनाव फिर नहीं होने वाला। पूरे देश जो अम्बेडकरवादियों आशंकित में है, संविधान के मानने वाले लोग वो भी आशंकित हैं, बाबा साहब डॉक्टर लोहिया के मानने वाले समाजवादी लोग भी आशंकित हैं। इसीलिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को पहले शायद हो सकता उनको अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादियों की जानकारी ना हो, लेकिन जब बहुजन मूवमेंट से अलग होकर के मुझे कहीं जाना बेघर हो गया, मैं थोड़ी सी बता रहा, जब मैं बेघर हो गया अपने घर से, तब उस हालत में क्या करता, तो मेरे सामने विकल्प थे। एक वो विकल्प था जिसका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उमर काशीराम साहब ने जीते जी हमेशा विरोध किया था, वो थी पार्टी कांग्रेस पार्टी। दूसरी पार्टी थी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो वो विकल्प के रूप में जीत सकता है, उसकी केंद्र में सत्ता है और उधर स्टेटों में भी सत्ता है। तो साथियों, मेरे सामने विकल्प थे, लेकिन मुझे कुर्सी की परवाह नहीं थी, मुझे लोग लालच नहीं था। मैं मिशन मूवमेंट के लिए रहा, मिशन मूवमेंट के लिए जिया हूँ, मिशन मूवमेंट के खातिर मैं न भी चाहता हूँ। मेरे सामने जब बसपा कांग्रेस हो गई, बहन जी में दिल्ली का प्रभारी था, तो सारे दिल्ली के लोग यहाँ बहुत लोग बैठे, उनको मालूम है कि मेरी रोज चर्चा होती थी जब 2019 का चुनाव चल रहा था।
मैंने कहा बहन जी, इस समय पूरा देश यूनाइटेड होकर के अलायंस की तरफ जा रहा है, आप अकेली चलेंगे तो नुकसान होगा, बहुजन समाज का वोट बिखरेगा और फायदा भाजपा को मिलेगा। आप धीरे धीरे नाम को करते हुए उन्होंने अलायंस किया और अलायंस में पहले 0 थी, 2014 में 10 सीटें मिली। कितनी मिली? 10। और पहले थी 0 2014 में पार्लियामेंट में एक भी सिंगल सीट नहीं थी, उसका लाभ मिला। उसके बाद मनुवादियों के कहने से ना जाने उनको किस कारण से इसका जवाब मीडिया के साथ ही बैठे हैं, इनमें मीडिया के कमिश्नरी ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं क्या कारण से थे कि भाई जी ने अलायंस को तोड़ा और बहुजन समाज को फिर बटने और पटने के लिए छोड़ दिया। हमको अच्छा नहीं लगा तो मैंने रिजाइन किया और उस रिजाइन को पूरे देश में हमने किन कारणों से रिजाइन किया पूरे देश को बता दीजिए, हमें कारण बता। तो साथियों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पिछड़े दलित को मिलने की जरूरत है। जब मनुवादी समय आने पर सत्ता में काबिल रहने के लिए रातों रात दल इकट्ठे हो सकते हैं, एनडीए बना सकते हैं, उसमें 38 तक जा सकते हैं और इंडिया जो बना है दूसरे विपक्षी दल, उसमें इंडिया में 26-27 दल आ चुके हैं। तो साथियों में सवाल करना चाहता हूं अम्बेडकरवादियों से, सवाल करना चाहता हूं लोहियावादियों से, सवाल करना चाहता हूं चमार जाटव बरादरी के लोगों से। जब वो सारे नेता तो मिल सकते हैं, मनुवादी इकट्ठे हो सकते हैं, वो 38 दल मिलाकर के एनडीए बना सकते हैं, लोगों में परसेप्शन खड़ा कर सकते हैं कि भाई जाओ हम फिर से तीसरी बार आ रहे हैं, तो एनडीए दूसरी तरफ इंडिया दूसरे दल मिलकर के इंडिया बना सकते हैं, नेशनल जो एलायंस बना है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दुश्मन को परास्त करने के लिए सारे दलित इकट्ठे, सारे बहुजन इकट्ठे एक मंच पर क्यों नहीं हो सकते? क्या जाने की जरूरत है। जितने भी बीएसपी से अलग लीडर हुए हैं, जितने भी कैलिबर के लीडर हुए हैं बीएसपी से अलग, जिन्होंने मनोहर साहब के साथ काम किया या बहन जी के साथ काम किया, तो ज्यादातर लोगों ने या तो अपने दल बना लिए हैं या फिर अपने संगठन बना लिए। महेश सारे ने पूरे देश में काम किया, कई देश के लोग, प्रदेश के लोग जानते हैं पूरे देश में। मैं चाहता तो मैं भी एक दल खड़ा कर सकता था, लेकिन साथियों मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने यही बात कहा कि हमें पूरे समाज को बिखरने नहीं देना। हमारे राजेंद्र पाल गौतम भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे मिशनरी हैं, मंत्री रहे, इन्होंने भी त्याग किया, इन्होंने जब आवाज उठाई इस दम में रह के इनको भी नीचा उठना पड़ा, दर्द करना पड़ा और मंत्री पद त्यागना पड़ा। आज वो आवाज नहीं उठा पाए, ये भी इनके साथ भी मेरे वही संबंध है। डॉक्टर माने साहब को इनके साथ भी मेरे वही संबंध है और भी तमाम लीडरशिप बिल्डअप हो रहे हैं। उन सबसे जब भी मुझे बुलाते हैं उनकी मीटिंग में जाता हूँ, मैं कहता हूँ एक ही बात मानिए भाई, अपने आप को बिल्डअप मत करो, अगर समाज बचेगा तो आप बचेंगे। आप रोज पार्टी बिल्डअप करने की बजाय एकजुट होकर के अपने मुस्लिम मूवमेंट को बचाइए। मैंने महेश आर्य ने पहले कह दिया कि मैं बसपा में था तब भी कहता था। अखिलेश यादव जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अखिलेश यादव जी के साथ मेरी पहली मीटिंग हुई, क्योंकि उससे पहले अखिलेश यादव जी का नजरिया दलितों के प्रति लोग ठीक नहीं मानते थे, दलितों के प्रति उनकी चेतना कम हुआ करते थे। लेकिन जब हम लोग गए उनके साथ चर्चा हुआ तो हमने उनसे कहा कि अखिलेश यादव जी आप पिछले समाज को नुमाइंदगी करते हैं, आज पूरे बहुजन मूवमेंट खतरे में जा रहा है, अब आप बताइए आपको क्या कहना है। अगर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं, अगर आपको बहुजन समाज मूवमेंट को नहीं बनाना तो नहीं जाना है। तो साथियों उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया से पहले जो हमारी पार्टी के आईकॉन रहे, सुनो बहुत से ध्यान देने की जरूरत है। हमने उससे वाचा करवा लिया था कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में, उनके मूवमेंट के, उनके दर्शन के विषय में आपकी कहना है। तो अखिलेश यादव जी ने पूरे लोगों के सामने सदन में वादा किया कि अब तक समाजवादी पार्टी के आईकॉन राम मनोहर लोहिया रहे हैं, आज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले माने जाएंगे, दूसरे नंबर पर राम मनोहर लोहिया होंगे। सातों लोगों के साथ स्वीकार हो गया और मैंने उनसे कह दिया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी का लीडर बनने के लिए मायावती जी को गाली देनी पड़ेगी क्या समाज के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने मिशन को नहीं समझा था, आज मैंने लोहिया के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ लिया है, इसलिए मुझे कोई भी आपके लिए लक्ष्मण रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बोलते थे
वही बोलिए, महापुरुषों के मूवमेंट को ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व आगे बढ़ेगा। तो साथियों, अगर हमें समाजवादी पार्टी में मैं और हमारे समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2022 में सपोर्ट नहीं किया होता तो उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला जीरो होता। लेकिन हमने अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी में आप लोग समाज की मांग रखते हुए 40 टिकट दिलवाई, 2 टिकट और भी दिलवाई, 42 हो गए। उसमें 10 विधायक हमारे समाज के तो उसमें विधानसभा में बैठे हमारे बाबा साहब की बात रखने के लिए, अपने समाज की बात रखने के लिए। अखिलेश यादव पूरे हाउस में बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की, उनके संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए हम सब उनके साथ हैं। तो साथियों, इस समय हमको जो कहते ना कि नासमझ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आपको सबको दलित पिछड़ों को इकट्ठे होते हुए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ना होगा। मेरे तमाम नेताओं, मेरा पूरे नेताओं से जो भी पार्टी अपनी बनाए हैं आगे चल रहे हैं, मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं पहले सामाजिक हूँ, पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिपाही हूँ, उसके बाद किसी पार्टी का। हमेशा समाज मुझे जहाँ भी याद करेगा पार्टी के प्रोटोकॉल के तोड़ के पहले भी जाता था, आज भी करूँगा, हमेशा करूँगा। इसलिए साथियों, मुझसे मेरे संकट कोई झगड़ा न करें, महसूस न करें। हमेशा मेरा सकारात्मक रवैया उनके लिए, वो आगे बढ़े, समाज को आगे ले जाए।